Good morning, students. Today we are doing our lesson 1 from the subject Social Science, and this is for class 10th Hindi medium. And the name of lesson 1 is Bharat ke Sansadhan. Let's begin with the exercise. Question number 1. सही विकल्प चुनिए. फर्स्ट, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोग नहीं करता? कौन सा कारक मृदा यानी कि मिट्टी बनाने में हेल्प नहीं करता? पानी का इकट्ठा होना. पानी अगर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे मृदा का निर्माण संभव नहीं होता. सेकंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में, साथ ही साथ गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है? उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी. थर्ड, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? मिट्टी को बचाने के लिए समोच्च रेखा विधि अपनाई जाती है, तो यह किस क्षेत्र में अपनाई जाती है ज़्यादातर? उत्तर होगा डेल्टा प्रदेशों में. कैसे प्रदेशों में? डेल्टा प्रदेशों में. डेल्टा प्रदेशों का क्या अर्थ होता है? जहाँ पर 3 नदियाँ आकर के मिलती है और एक तरीके से डेल्टा जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए उन क्षेत्रों को डेल्टा प्रदेश कहा जाता है. फोर्थ, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है किसका? उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय जल का. किस जल का उपयोग करता है सर्वाधिक? पृष्ठीय जल का. पांचवा, केवलादेव थाना जाना पक्षी बिहार स्थित है. केवलादेव थाना पक्षी बिहार स्थित है. कहाँ पर है यह केवलादेव? राजस्थान में है. कहाँ पर है? राजस्थान में. और यहाँ पे क्या किया जाता है? पक्षियों की डिफरेंट प्रजातियों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वन खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है. संयुक्त वन प्रबंधन एक संस्थान है जिसमें किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? वन सुरक्षा समिति का महत्वपूर्ण स्थान होता है. वह समिति जो वन की सुरक्षा का ध्यान रखती है. सेकंड, सामाजिक वानिकी योजना को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है. जो सामाजिक वानिकी योजना है वो किसकी मदद से बनाई गई थी? विश्व बैंक की मदद से बनाई गई थी और उसी से उसे सहायता प्राप्त होती है. थर्ड, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है. एक अग्नि नियंत्रण परियोजना है, ये किसके सहयोग से चलती है? UNDP के सहयोग से चलती है. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से संचालित होती है. वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु खालिस्तान एवं खालिस्तान की स्थापना की गई. किस किस की स्थापना की गई? राष्ट्रीय पार्क एंड अभ्यारण्यों की. सही जोड़ी. कार्बेट वाला जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? कार्बेट का उत्तराखंड में है. दचिगम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है. मनास कहाँ पर है? आसाम में है. पेरियार कहाँ पे? केरला में है. वन अग्नि नियंत्रण परियोजना कहाँ पर है? चंद्रपुर में है. क्वेश्चन नंबर 4. मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा मृदा के आवरण का हटना मृदा अपरदन कहलाता है. अत्यधिक वेग से, फिर वो चाहे जल का हो या फिर वायु का, अगर मृदा हट जाती है ऊपरी परत उसकी तो उसे कहते हैं मृदा अपरदन. सेकंड, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मिट्टी के अपरदन या क्षरण को रोकना ही मृदा का संरक्षण है. जो अपरदन हो रहा है उसे रोकना संरक्षण कहलाता है. संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर, वे सभी पदार्थ जो मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करते हैं संसाधन कहलाता है. जैसे कि क्या क्या? भूमि, जल, वन, खनिज पदार्थ इत्यादि. फोर्थ, भौम जल पाने के स्रोत क्या क्या है? मतलब कि जो भूमिगत जल होता है वो किन किन की मदद से मिलता है? ट्यूबवेल और कुओं की वजह से. फिफ्थ, संशोधित वन निधि 1988 का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई जिसके 3 लक्ष्य थे. 7 दिसंबर 1988 को क्या किया गया? एक नवीन वन नीति घोषित की गई जिसके 3 मुख्य लक्ष्य थे. फर्स्ट, पर्यावरण में स्थिरता लाना. सेकंड, जीव जंतु वनस्पति जैसे प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना. थर्ड, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना. क्वेश्चन नंबर 6.
सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? उत्तर, विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई है। इसमें चक्र वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल, वन महोत्सव किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी कमर्शियल एरिया होते हैं जैसे रेल, सड़क, इनके अगल बगल में वृक्षारोपण किया जाता है, साथ ही साथ खेतों में भी। फार्म में वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इससे क्या होता है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा पर्यावरण हमें मिलेगा। हर बच्चे के लिए एक पेड़ स्कूलों व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया। क्या नारा विकसित किया गया था इस योजना के तहत? कि हर बच्चे के लिए एक पेड़ स्कूलों व कॉलेज में, मतलब स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए एक एक पेड़ होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना क्यों की गई थी? क्यों जरूरत पड़ी कि हम भारतीय वन प्रबंध संस्थान बनाएं? उत्तर, वन संसाधन व प्रबंध व्यवसाय की नवीन बालों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से भारत के अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ पर स्थापित किया गया है भारतीय वन प्रबंध संस्थान? अहमदाबाद में। कहाँ पर है यह? अहमदाबाद में। और कब किया गया? 1978 में किया गया। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एक भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। यहाँ पर अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर वन प्रबंध में स्त्रोतकोत्तर व डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की जाती है। डिफरेंट केस स्टडी होती है, अलग अलग अनुसंधान यहाँ पर किए जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए, अथवा मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। आंसर, मृदाओं के लंबवत परिच्छेदन, कटान में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है। जो मिट्टियाँ होती हैं उनके लंबवत परिच्छेदन में, मतलब उनके कटान में परतें जो होती हैं मिट्टी की, एक के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदन कहते हैं। तो मृदा की परतों का इस प्रकार एक के ऊपर एक रखे रहना क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। परिच्छेदिका इसलिए क्योंकि यह आपस में एक दूसरे को लंबवत काटती है। पहला, ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी मृदा को उपमृदा, तीसरी मृदा को अपक्षयिता मूल चट्टानी पदार्थ, चौथी परत में मूल चट्टान होती है। सबसे ऊपर ह्यूमस तथा उसके नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम ऊपरी मृदा कहते हैं, उसके नीचे उपमृदा कहते हैं, उसके नीचे तीसरी मृदा कहते हैं और लास्ट वाली को चौथी मृदा कहते हैं। तो जो ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस तथा, मतलब ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस यानी होता है उपजाऊता, तथा उसके नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। और उसके नीचे जैव तत्व होते हैं। जैव तत्व जैसे कि जो पेड़ सड़ गल जाते हैं या जो जानवर मरने के बाद सड़ गल जाते हैं, वो जैव तत्व कहलाते हैं। दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। दूसरी परत में क्या होता है जिसे हम उपमृदा कहते हैं? ख वाला सेक्शन देखिए, मतलब डायग्राम में, इसमें काली चट्टानें, बालू या फिर चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत यानी कि ग, जिसे कहते हैं अपक्षयिता शैल। क्या कहते हैं? अपक्षयिता शैल। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। इसमें कैसे पदार्थ होते हैं? चट्टान के ही पदार्थ रहते हैं, पर अपक्षयित चट्टान के पदार्थ होते हैं। चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। और जो चौथी परत होती है, जिसे घ से दर्शाया गया है, जिसे कहते हैं आधार शैल, उसके अंदर मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं, मेन जो चट्टानी पदार्थ होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। उत्तर, मानव जीवन में मिट्टी का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए।
सभी प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में आने वाला रेशम, कपास, जूट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर डिपेंड करते हैं। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है, रेशम के कीड़े वनस्पति खाकर जीवित रहते हैं और वनस्पति मिट्टी पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी से बने हुए हैं। हमारा पशुपालन, उद्योग, कृषि और वन मिट्टी पर आधारित है। इस तरह मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। मिट्टी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम यानी कि किसान और आम जो व्यक्ति है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर डिपेंड करता है। फिर चाहे खाने की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या कपड़ों की बात करें, कहीं ना कहीं मिट्टी पर डिपेंड करते ही हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या है? उत्तर, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला, वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना। जो वर्षा का पानी आता है उसे आपको स्टोर करके रखना है, बहने नहीं देना है। दूसरा, छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। जो भी छोटे और बड़े जो जल संग्रह क्षेत्र है, जैसे कि डैम होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं, उनका वैज्ञानिक प्रबंध करना, वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। थर्ड, जल को प्रदूषण से बचाना और हमारे जल को प्रदूषण से बचाना। फोर्थ क्वेश्चन, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, वनों से हम ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूरक्षण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त करते हैं। वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, वरन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। इसलिए ओवरऑल वनों को बचा के रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन, वन आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। वन पे जो उद्योग आधारित करते हैं वे कौन कौन से हैं? उत्तर, वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर, बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छाले व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारबीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे उद्योग हैं जो वनों से प्राप्त सामग्री पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? उत्तर, वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। वन जो है हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखती है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा। 7th क्वेश्चन, दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दिसंबर 1988 में एक वन नीति बनाई गई थी सरकार के द्वारा, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उत्तर, पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना। क्या उद्देश्य था? पहला, कि हम पर्यावरण में स्थिरता लाएंगे। दूसरा, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसे प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना। जीव जंतुओं को बचा के रखेंगे, उन वनस्पतियों को बचा के रखेंगे जो विलुप्त होने जा रही है। थर्ड, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना एवं साथ ही साथ लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक वानिकी योजना क्या है? उत्तर, विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई है। सामाजिक वानिकी योजना मतलब क्या? विश्व बैंक से कुछ लोन लिया गया हमारी सरकार द्वारा और उन्होंने एक नीति चालू की जिसे कहते हैं वृक्षारोपण की योजना। मतलब इसमें जितना ज़्यादा हो सके नए वृक्ष उगाने हैं। इसमें चाक वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहर वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? खेत, सड़क एवं रेल लाइन वे के आसपास। हर बच्चे के लिए एक पेड़। स्कूलों व कॉलेज में यह नारा विकसित किया गया, हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है? उत्तर, वर्षा का जल संग्रहण निम्न कार्यों से जरूरी है। पहला,
जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग अधिक तथा उसकी पूर्ति के सीमित साधन होने के कारण, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है इसलिए पानी की मांग भी उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। सेकंड, विद्युत प्रदाय पूरी तरह से जल संसाधनों पर डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी पानी पर डिपेंड करती है। थर्ड, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पीने के लिए भोजन, पकाने तथा साफ सफाई और अन्य दैनिक कार्यों में भी जल की उपयोगिता होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी। लाल मिट्टी, यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। कैसे बनती है? जो बहुत पुरानी और परिवर्तित चट्टानें थी, जब वह आपस में टूटती है, एक दूसरे के साथ घर्षण करती है, तब उनसे बनने वाली मिट्टी लाल मिट्टी कहलाती है। लेटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क व तर मौसम बारी बारी में होता है। कहाँ पर बनती है लेटेराइट मिट्टी? जहाँ पर सूखा और गीला मौसम एक के बाद एक होता रहता है। नेक्स्ट, इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। क्या क्या होता है लाल मिट्टी में? लोहा, एल्यूमिनियम और चूना। लेटेराइट में चूना, फास्फोरस और पोटैश कम मिलता है। गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। बाकी गेहूं, कपास, दालें ये लाल मिट्टी में उगाए जाते हैं। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। काफ़ी बड़े हिस्से में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप क्षेत्र तक पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिलता है। मतलब जहाँ पर कॉफ़ी और चाय का ज़्यादा काम होता है वहीं पे ही मिट्टी पाई जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत में मिट्टियों के विभिन्न प्रकार, उनकी विशेषताएं एवं वितरण को स्पष्ट कीजिए। कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में? 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला, जलोढ़ मिट्टी। इसे कांप दोमट, कछारी या चीका मिट्टी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसे? चीका मिट्टी, काट दोमट या कछारी मिट्टी। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाई जाने वाली यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देश का 40% भाग आता है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है मिट्टी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली या रेगड़ मिट्टी। इस मिट्टी को रेगड़ या काली कपास मिट्टी कहा जाता है। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट बारीक व घनी होती है। इसमें अधिक देर तक जल एवं नमी ठहर सकती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात से अमरकंटक तक और बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग आदि में मिलती है। दैट मीन्स जो काली मिट्टी होती है वो अमरकंटक से लेकर के काफ़ी दूर तक बेलगांव तक पाई जाती है एवं काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में अधिकता मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एवं लोहे की पाई जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है लाल मिट्टी। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। किन क्षेत्रों में बनती है? शुष्क और तर, मतलब जहाँ पर पानी भी अधिक होता है और वहाँ पे गर्मी भी अधिक होती है। पुरानी प्राचीन चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ताप्ती नदी घाटी में पहाड़ियों के ढालों पर उत्तर प्रदेश में मिलती है। ताप्ती नदी
की घाटियों में पहाड़ियों के ढालों पर उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय पठार, यह मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। नाम से जैसे स्पष्ट है पर्वतीय, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाएगी, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया। अधिकांशतः मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में आसाम और दार्जिलिंग में चिकनी एवं महीन मिट्टी मिलती है, जिसमें पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े अधिक तथा वनस्पति और लोहे के अंश कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। मृदा का अपरदन क्यों होता है एवं उसे कैसे बचाकर हमें रखना चाहिए? उत्तर, मृदा का सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरक शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर क्षीण होती जाती है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन के कारण। फर्स्ट, मानव द्वारा वनों का विनाश। दूसरा, अत्यधिक पशुचरण, वनों को काट देना, पशुओं के द्वारा वहाँ पे अत्यधिक चराई करना। थर्ड, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना। झूम कृषि क्या होती है कि एक जगह खेत उगाया, फसलें उगाई और बाकी उस पूरी जगह को फिर जला दिया फसल को हटाने के लिए, तो उससे वो पूरी ज़मीन की जो उपजाऊता होती है वो चली जाती है। पवन अपरदन या फिर अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। अब कैसे हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं? पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल लगा सकते हैं। सीढ़ीदार खेत मतलब क्या होते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, वैसे खेत लगा सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। मतलब हम उसको समतल ना करें, जैसे है वो वैसे ही वहाँ पे हम खेत बना दें। खेतों में बंधिकाएँ बनाकर नालीदार अपरदन को रोक सकते हैं। बंधिकाएँ बना दें हम, जिससे कि वही मिट्टी रहे, बहकर के दूर ना जाए। शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षम मेखला पेड़ पौधों की बाढ़ द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोकना। पहाड़ी ढालों तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। पशुओं की चराई कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना जिससे कि मिट्टी उसकी जड़ों में बंद कर रहे। पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण करना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। थर्ड क्वेश्चन, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है? जल के प्रमुख 4 स्रोत। पहला, पृष्ठीय जल। दूसरा, भौम जल। तीसरा, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। कहाँ कहाँ से जल मिल सकता है? पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल एवं महासागरीय जल। भूपृष्ठ या भूतल पर जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। भूतल यानी अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर जल है, ये किससे प्राप्त होता है? या तो वर्षा की वजह से, जो वर्षा का पानी आया वो रीस के अंदर जाएगा, या फिर बर्फ के पिघलने से पानी अंदर चला जाएगा। वर्षा का कुछ जल बहकर तालाबों व झीलों में एकत्र हो जाता है। अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है, जो बाद में सागर व महासागर में पहुंचता है। वर्षा जल का कुछ अंश धरातल द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। वह जल जो धरातल सोख लेती है अपने अंदर, उसे हम भौम जल कहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमंडल में लौट जाता है, जिसे हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। जल के उपयोग। जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए होता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। सिंचाई के 3 प्रमुख संसाधन हैं: नहरें, कुएं, नलकूप तथा तालाब। फोर्थ क्वेश्चन, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है।
स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल की कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है। साउथ इंडिया में ज़्यादातर पानी कम पड़ जाता है। तमिलनाडु में तो पीने का पानी बचा भी नहीं है अब, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन करना आवश्यक हो गया है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित 3 कदम उठाए जा सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना, वर्षा के पानी को रोक के रखो, छोटे बड़े सभी नदी जल संरक्षण क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रबंधन करना एवं जल को प्रदूषण से रोकना। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती है। दूसरा, रोजगार प्राप्ति। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्ति को रोजगार मिलता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विदेशी मुद्रा मिलती है। लघु उद्योगों में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे कि तेंदुपत्ता, बेच, शहद, मोम आदि लघु उद्योगों में काम आती है। सरकार को राजस्व। सरकार को वनों से राजस्व व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्त होती है। वर्तमान में यह राजस्व 670 रुपए करोड़ है। वनों से अप्रत्यक्ष रूप में क्या क्या लाभ होते हैं? जलवायु को सम बनाए रखना। वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बना के रखती है। वर्षा में सहायता। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिनसे कि वर्षा होती है। जल स्तर में वृद्धि। वन देश के कुओं, तालाबों, नदियों, झरनों आदि में पानी का स्तर बढ़ा देते हैं जिससे कि जल स्तर भी बढ़ जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। पेड़ पौधों की पत्तियां वन क्षेत्रों में गिरती है और सड़ गलकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है। प्राकृतिक सौंदर्य। वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य को भी वृद्धि मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया था। क्या वन संरक्षण अधिनियम था 1980 में? सरकार ने यह बोला था कि अब आप किसी भी भूमि पे खेती चालू नहीं कर सकते, इससे पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। वन महोत्सव। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत में तत्कालीन कृषि मंत्री श्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। अब ये नहीं है सरकारी कृषि मंत्री, अब कोई और है, तो ये पुरानी बात हो गई है। 1950 में जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने कौन सी योजना लाई थी? अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रतिवर्ष देश में से 7 जुलाई तक महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 7 दिनों तक चलता है वन महोत्सव। सामाजिक वानिकी। विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की योजना शुरू की गई थी। इसमें चक्र वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। उत्तर, वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वनों के साथ साथ वहाँ के जीव भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वन्य जीवों से खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों को भी बेदर्दी से विनाश किया है। मतलब वन तो बर्बाद किए ही किए हैं मनुष्य ने, जानवरों को भी हानि पहुंचाई। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गेंडे आदि की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का भय है। इन्हें पर्यावरण संतुलन के लिए बचाना आवश्यक है। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन इत्यादि कार्य करना। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना।
वन्य जीवों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन करना, राष्ट्रीय पार्क बनाना, अभ्यारण्यों की स्थापना करना, वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। With this we are done with our chapter 1. Do write in your copies.